Hello viewers, welcome in this video. In this video, we will see the topic late 19th century colonization या colonialism. तो लेट 19th सेंचुरी में colonialism जो था वो कैसे फलने फूलने लगा, यही इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं. ट्रेड फ्लोरिश होने के साथ जो है ट्रेड और मार्केट दोनों फ्लोरिश कर रहे थे. लेट 19th सेंचुरी में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे. नए नए टेक्नोलॉजी आ चुके थे. रेलवे, ट्रांसपोर्ट सन जो है वो डेवलप कर चुका था और डेवलप कर चुका था. शिप्स वगैरह सब कुछ डेवलप कर चुका था. इन सब की वजह से क्या हुआ कि ट्रेड डेवलप कर गया और ट्रेड डेवलप करने की वजह से जो है प्रोस्पेरिटी गेन किया गया. मतलब यूरोप में जो है काफी प्रोस्पेरिटी आ गई. अब इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये रियलाइज करना कि अगर किसी चीज का जो है बहुत ब्राइट साइड होता है तो उसका एक डार्क साइड भी होता है. मतलब इस पूरे प्रोसेस में जहां यूरोप जो है बहुत ज्यादा प्रोस्पर हुआ वहीं इसका डार्क साइड भी सामने आया. क्या था वो? तो मेनी पार्ट ऑफ द जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड के बहुत सारे जो एरिया थे वहां पे ट्रेड बढ़ने की वजह से लोगों के साथ क्लोज रिलेशनशिप क्रिएट हुए. और इस क्लोज रिलेशनशिप का मतलब ये था कि बहुत सारे लोगों को जो है अपना फ्रीडम लॉस करना था और उसका खुद का जो है लाइवलीहुड वो जा रहा था. मतलब जिस कंट्री को कॉलोनीज बनाया गया वहां के लोगों का फ्रीडम चला गया. उनका जो पहले से स्ट्रक्चर चला रहा था वो भी चला गया. लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन लोगों ने जो है कॉन्क्वेस्ट कर लिया बहुत सारे एरियाज को, जिसकी वजह से मेनी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल चेंजेस जो है वो देखे गए. और इन सब ने जो है कॉलोनाइज सोसाइटी को जो है बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव किया. फिर ब्रॉट इनटू द इकोनॉमिकल, जितने भी जो कॉलोनियल स्टेट थे उनमें इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल चेंजेस हुए. इनकी वजह से जहां प्रोस्पेरिटी यूरोप ने गेन की वहीं जो है खुद जो कॉलोनाइज सोसाइटी थे या जो कंट्रीज थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी. नाउ यू सी दिस, व्हाट इज कॉलोनिज्म, होता क्या? तो ये एक तरह का पॉलिसी होता है जिसमें जो है अपने एरिया को एक्सटेंड किया जाता है या किसी दूसरे कंट्री पे जो है अपना इफेक्ट दिखाया जाता है, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है, उसकी अथॉरिटी कंट्रोल में ले ली जाती है, उस पर इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है इस्टेब्लिश किया जाता है. और इन सब का जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि कैसे जो है उस एरिया के जो रिसोर्सेस हैं उसको जो है अपने बेनिफिट में इस्तेमाल किया जाए. चलिए हम लोग इस अफ्रीका के मैप को देखते हैं. दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका. यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कंट्री जिनकी जो है एकदम सीधी लाइन है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ऐसा लगता है जिसके स्केलिंग किया हुआ है. बहुत सारा है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, आपको बहुत सारे स्ट्रेट लाइन्स दिखाई पड़ते हैं जो सीधा सीधा लाइन खींचा हुआ है. हाउ यू कैन सी दिस स्ट्रेट लाइन्स है बहुत जगह पे. तो आखिर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्यों है इस तरह का स्ट्रेट लाइन? तो ऐसा लगता है जैसे कि इस मैप को रख करके और कहीं पर जो है इसको स्केल से काटा गया या बांटा गया है. यहाँ देखिए यू कैन सी. तो एक्चुअल में हुआ भी यही था. क्या हुआ था? तो जैसे ही यूरोप के बहुत सारे कंट्री जब अफ्रीका पहुंचे तो अफ्रीका में बहुत बड़ा एरिया था, तो उस एरिया को जो है यूरोप के लोग अपने में बांट लेना चाहते थे. अब कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ज़्यादा लड़ाई ना हो बांटने में, इसलिए जो 1885 में जो यूरोपियन बिग पावर्स थे, बड़े बड़े कंट्रीज थे, उन लोगों की एक मीटिंग हुई बर्लिन में. और इसी बर्लिन के मीटिंग में जो है अफ्रीका के मैप को रख करके लोगों ने जो है मतलब जितने भी बड़े कंट्री थे उन लोगों ने अपने एरिया को डिवाइड कर लिया था. इसी वजह से जो है ये स्केलिंग बहुत सारे कंट्री के बीच में दिखाई पड़ता है. ब्रिटेन और फ्रांस जो सबसे पहले जो है निकले थे कॉलोनीज बनाने के लिए, उनके पास बहुत सारा जो है एरिया था. लेट 19th सेंचुरी तक उनके पास काफ़ी एरिया आ चुके थे. लेकिन बेल्जियम और जर्मनी जो बाद में कॉलोनियल पावर बने थे उनके पास बहुत कम एरिया हाथ लगा था. उसी तरह से अमेरिका, यूएस जो है
वो भी 1890s आते आते जो है एक कॉलोनियल पावर बन चुका था। और कैसे बना था ये, तो इसने जो है स्पेन के कुछ कॉलोनीज को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। इसकी वजह से ये भी एक कॉलोनियल पावर बन चुका था। सो ये आपको जो है इसके बाद अब ये बताया जाएगा कि जो कॉलोनिज्म था उसका कितना डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे पड़ा और लोगों के लाइफ पर पड़ा। वी विल सी दिस। चलिए अब हम लोग देखते हैं बॉक्स 2, सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली इन सेंट्रल अफ्रीका। आखिर इनका क्या रोल था। तो स्टैनली एक जर्नलिस्ट है और ये इनको भेजा गया था बाय द न्यूयॉर्क हेराल्ड, इनको किसको खोजने के लिए, लिविंगस्टोन को खोजने के लिए, जो एक मिशनरी था और ये अफ्रीका में कई सालों तक रहा था। तो जब ये हेनरी यूरोप से निकल करके जो अफ्रीका पहुंचे, तो जो यूरोपियन अमेरिकन एक्सप्लोरर थे उस टाइम के, उसी के जैसा स्टैनली भी जो है आर्म्स के साथ गया, अकेले नहीं। यू कैन सी दे आर कैरिंग द आर्म्स। और जैसे ही अफ्रीका पहुंचे, वहां पर जाने के बाद जो लोकल हंटर्स था उसको अपने साथ में मिला लेते हैं, बैरियर्स को अपने साथ में मिला ले जाते हैं, लेबरर्स जो है उनको हेल्प करते हैं, लोकल ट्राइब्स के साथ इन लोग का लड़ाई होता है। और लास्टली जो है अफ्रीका का जो टेरेन था, वहाँ का जो एरिया था उसको खोजते हैं, उसकी मैपिंग की जाती है अलग अलग रीजन की, कौन सा एरिया कहाँ पे डेवलप मतलब सिचुएटेड है। इस तरह के जो एक्सप्लोरेशन थे, इसकी वजह से जो है अफ्रीका को खोजना बहुत आसान था। उस पर क्या वहां पर जाना, उसके रास्तों को जाना जो है आसान हुआ। ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन जो है नॉट ड्रिवन बाय एन इनोसेंट सर्च फॉर द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जितने भी उस समय एक्सप्लोरेशन होते थे ज्योग्राफिकल, वो इस बेसिस पे नहीं होता था कि वहाँ पे जो है कुछ खोजा जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ जो है मोटिव हुआ करता था। और ये लोग डायरेक्टली लिंक्ड हुआ करते थे इंपीरियल प्रोजेक्ट से, जहाँ से इनको जो है काफ़ी हेल्प मिला करता था। तो इस तरह के काम जो है बहुत सारे एक्सप्लोरर उस वक्त क्या करते थे। इस तरह की एक्टिविटीज ने जो है इम्पीरियलिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। नाउ थैंक्स।